कल्पना कीजिए एक ऐसी कंपनी की जो लगभग 396 करोड़ के कर्ज में डूब रही हो। बहुत बड़ी रकम है ये। बिल्कुल। और सिर्फ एक ही वित्तीय वर्ष में उन्हें 92 करोड़ का शुद्ध घाटा हुआ है। मतलब उनका कर्ज और इक्विटी का जो अनुपात है वो एकदम खतरनाक स्तर पे पहुंच चुका है। हाँ, और ऐसे हालात में तो विश्लेषक भी मान लेते हैं कि कंपनी का खेल खत्म हो गया है। सही कहा आपने। मतलब लोग लगभग उसकी विदाई की स्क्रिप्ट लिख चुके थे। लेकिन फिर सिर्फ 12 महीने बाद हम उसी कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं और कहानी एकदम पलट चुकी है। बिल्कुल, वो घाटा पूरी तरह से मुनाफे में बदल गया। हाँ, घाटा मुनाफे में बदल चुका है और राजस्व में 28% का उछाल है, कर्ज कम हो गया है और उनकी क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड होकर AA स्टेबल हो गई है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम बिल्कुल इसी तरह के कॉर्पोरेट टर्नअराउंड का विश्लेषण कर रहे हैं। और ये चर्चा बहुत दिलचस्प होने वाली है। हाँ, हम बात कर रहे हैं NACL इंडस्ट्रीज की, जिसे पहले नागार्जुन एग्रीकेम लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। हमारे पास उनकी वार्षिक रिपोर्ट, उद्योग के कुछ डेटा और वित्तीय नतीजे हैं। हमारा मिशन आज ये समझना है कि कृषि रसायन जैसे इतने जटिल और अस्थिर बाजार में कोई कंपनी इतनी जल्दी खुद को राख से दोबारा कैसे खड़ी कर सकती है। देखिए, इस टर्न अराउंड को समझना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक अकेली कंपनी के बचने की कहानी नहीं है। अच्छा, तो ये उससे भी बड़ी बात है। बिल्कुल, जब कोई भी एग्रोकेमिकल कंपनी इतने बड़े वित्तीय संकट से बाहर आती है ना, तो वो पूरी सप्लाई चेन, वैश्विक रसायनों की कीमतों और जमीनी स्तर पर जो किसानों की मांग है, उसकी एक पूरी तस्वीर हमारे सामने खोलकर रख देती है। समझ गया। तो चलिए सीधे उस संकट वाले दौर से शुरुआत करते हैं जिसने इस पूरी कहानी की नींव रखी। हाँ, वित्तीय वर्ष 2025 का समय। में NACL के आंकड़े वाकई खौफनाक थे। मतलब 92.13 करोड़ का शुद्ध नुकसान, जिसे हम पैट लॉस कहते हैं। हाँ, और सिर्फ पैट ही नहीं, उनका एबिडा भी तो देखिए। बिल्कुल, उनका एबिडा, जो असल में कंपनी की ऑपरेशनल कमाई दिखाता है, वो भी 5698 लाख के नुकसान में था, जो कि एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। हाँ, उनका कर्ज बढ़कर 396 करोड़ हो गया था और जो डेट इक्विटी अनुपात था वो 0.93 तक पहुंच गया था। जो लगभग 1 के करीब है। हाँ, तो अब एक आम नजरिए से देखा जाए तो मैं ये सोच रहा था कि एक इतनी पुरानी और स्थापित कंपनी अचानक इतने गहरे गड्ढे में कैसे गिर जाती है। इसके पीछे ना एग्रोकेमिकल उद्योग की बुनियादी कार्यशील पूंजी यानी जो वर्किंग कैपिटल की संरचना है, उसे समझना होगा। अच्छा, वो कैसे काम करती है? देखिए, इस बिजनेस में आपको मानसून आने से कई महीने पहले ही कच्चे माल की खरीद और रसायनों का उत्पादन शुरू करना पड़ता है। मतलब पैसा पहले ही फंस जाता है। बिल्कुल, आपका करोड़ों रुपया इन्वेंट्री में ब्लॉक हो जाता है। अब FY25 में हुआ ये कि वैश्विक स्तर पर एग्रोकेमिकल बाजार में मांग एकदम से घट गई और रसायनों की कीमतों में भारी गिरावट आ गई। अब स्थिति ये थी कि NACL के गोदामों में माल तो ऊपर तक भरा था, लेकिन बाजार में उसकी कीमत बहुत गिर चुकी थी। मतलब जो माल उन्होंने महंगे में बनाया वो सस्ते में बेचना पड़ रहा था। हाँ, और इस बीच जो वो 396 करोड़ का भारी भरकम कर्ज था ना, उस पे ब्याज का मीटर लगातार चालू था। बैंक तो अपना ब्याज लेंगे ही। सही बात है, वो तो रुकने वाला नहीं है। तो जब आपका माल बिक नहीं रहा हो और आपको हर महीने करोड़ों का ब्याज चुकाना पड़े, तो आपका मुनाफा तो क्या, आपकी जो मूल पूंजी है वो भी साफ होने लगती है। हाँ, अब समझ में आया। हाँ, यही मुख्य वजह थी कि उनका एबिडा तक नकारात्मक हो गया था। ये तो एक बहुत ही खतरनाक चक्र है। और इसी चक्र के बीच अगस्त 2025 में मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल पिक्चर में आती है। जी, एक बहुत बड़ा गेम चेंजर। बिल्कुल, उन्होंने 820 करोड़ रुपए का निवेश करके NACL की 53.08% हिस्सेदारी खरीद ली, और वो भी 76 रुपए 70 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। हाँ, ये एक बहुत बड़ी डील थी। अब यहाँ मेरा एक सीधा सा तर्क है। मतलब ईमानदारी से कहूँ तो अगर कोई भी दिग्गज कॉर्पोरेट घराना आपके पास 820 करोड़ रुपए का नकद चेक लेकर आएगा, तो किसी भी डूबती कंपनी की बैलेंस शीट तो रातों रात चमक ही जाएगी ना। सतह पर देखने से ऐसा ही लगता है। तो क्या ये टर्न अराउंड सिर्फ एक अमीर प्रमोटर द्वारा दिया गया एक कैश इंजेक्शन था? मतलब क्या उन्होंने बस पैसे डालकर आंकड़ों को आर्टिफिशियली सुधार दिया? इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं जैसे किसी डूबती हुई स्पोर्ट्स टीम को एक बहुत अमीर स्पॉन्सर मिल गया हो। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मैं इसे ऐसे समझती हूँ, अगर आप किसी खराब और लीक हो रहे इंजन में बहुत सारा हाई ऑक्टेन फ्यूल डालेंगे तो क्या होगा? वो इंजन शायद फट जाएगा। बिल्कुल, वो बस और तेजी से फटेगा। सिर्फ नकदी कभी किसी कंपनी को लंबे समय तक नहीं बचाती।
जो वो 820 करोड़ रुपए आए वो सिर्फ बैलेंस शीट के गड्ढे भरने के लिए नहीं थे। तो फिर असली बदलाव क्या था? असली बदलाव था वैक का कम होना। वैक मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हाँ बिल्कुल। कोरोमंडल भारत के सबसे बड़े एग्री सोल्यूशन प्रदाताओं में से एक है। जैसे ही उनका नाम NACL के साथ जुड़ा ना, बैंकों का नजरिया तुरंत बदल गया। वो मतलब उनका जोखिम कम हो गया। हाँ, NACL को अब बाजार से बहुत कम ब्याज दर पर पैसा मिलना शुरू हो गया। इसके अलावा कोरोमंडल अपने साथ एक विशाल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और कच्चे माल की सस्ती सोर्सिंग की ताकत लेकर आया। अच्छा, तो ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी? बिल्कुल नहीं। देखिए, NACL के पास पहले से कारखाने थे, अच्छे उत्पाद थे, लेकिन कोरोमंडल ने उस माल को सही जगह और कम लागत पर पहुंचाने का एक मजबूत सिस्टम दे दिया। इसका मतलब ये है कि असली मूल्य तो उस बुनियादी ढांचे में ही था जो NACL ने इतने सालों में खड़ा किया था। हाँ, बुनियादी ढांचा उनका बहुत मजबूत था। और इसी बुनियादी ढांचे को उद्योग की रिपोर्टों में डीकंपोज एंड डिस्टिल मॉडल कहा गया है। ये टर्म सुनने में किसी रसायन विज्ञान की लैब का लगता है। हाँ, नाम थोड़ा तकनीकी है। तो व्यापार के नजरिए से ये जो इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन है, ये आखिर काम कैसे करती है? डीकंपोज एंड डिस्टिल का बुनियादी मतलब है जटिल चीजों को तोड़ना और उनमें से सबसे मूल्यवान हिस्सा निकालना। एग्रोकेमिकल की दुनिया में इसे हम टेक्निकल्स और फॉर्मुलेशंस के जरिए समझ सकते हैं। वो क्या होते हैं? देखिए, टेक्निकल्स या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वो एकदम शुद्ध रसायन हैं जो किसी कीड़े या फफूंद को मारते हैं। आप इसे कच्चा माल कह सकते हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ फॉर्मुलेशन वो अंतिम उत्पाद है जिसमें उस रसायन को पानी या किसी पाउडर के साथ मिलाकर इस तरह तैयार किया जाता है कि किसान उसे सीधे अपनी फसल पर छिड़क सके। अच्छा, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सिलिकॉन चिप्स और स्मार्टफोन का फर्क होता है। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। मतलब आप वो माइक्रोचिप भी खुद ही बना रहे हैं और फिर उसे फोन में डालकर खुद ही बाजार में बेच भी रहे हैं। एक तरह का फार्म टू टेबल रेस्टोरेंट जो अपने मसाले खुद उगाता है। एकदम सटीक। NACL का मॉडल बिल्कुल यही है। उनके पास 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। 4 प्लांट? हाँ, जिनकी कुल क्षमता 17,000 टन प्रति वर्ष है। और इनमें जो गुजरात का NACL प्लांट है ना, वो अकेले 6,000 मीट्रिक टन की विशाल क्षमता रखता है। वाह, ये तो बहुत बड़ा है। तो वे टेक्निकल्स खुद बनाते हैं और फिर इरेज प्लस या फेनी जैसे 66 से अधिक फॉर्मुलेशंस बनाकर अपने 12,500 रिटेल आउटलेट्स के जरिए सीधे 50 लाख किसानों तक पहुंचते हैं। 50 लाख किसान? हाँ, वे किसी बिचौलिए पर निर्भर नहीं हैं और तो और वे 30 से अधिक देशों में इन उत्पादों का निर्यात भी कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर ना मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? क्यों गिर गया? मेरा मतलब है ये मजबूत मॉडल उन्हें उस वैश्विक प्राइस क्रैश से क्यों नहीं बचा पाया? बहुत ही तार्किक सवाल है। देखिए, क्योंकि एक इंटीग्रेटेड मॉडल ना हमेशा 2 धारी तलवार होता है। वो कैसे? जब आप सब कुछ खुद बनाते हैं तो आपके फिक्स्ड कॉस्ट यानी जो तय खर्चे हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, खर्चे तो होंगे। आपके पास इतने विशाल कारखाने हैं, हजारों कर्मचारी हैं, मशीनों का भारी रखरखाव है। हाँ, खर्चे तो होंगे। अब जब वैश्विक बाजार में कीमतें गिरती हैं और मांग कम होती है तो आपको अपने कारखानों को आधी क्षमता पर चलाना पड़ता है। लेकिन आपकी मशीनों की जो किश्तें हैं, बैंक का लोन है और कर्मचारियों का वेतन है, वो तो कम नहीं होता ना। हाँ, वो तो फिक्स है। बस FY 25 में यही हुआ। उनका पूरा ढांचा उनकी कमाई से ज्यादा भारी हो गया था। उनके पास बिक्री का नेटवर्क तो था, लेकिन उस बिक्री से मिलने वाला मार्जिन इतना सिकुड़ गया था कि कारखानों को चलाने की लागत ही नहीं निकल पा रही थी। बाप रे। और यहीं पर मुझे लगता है कोरोमंडल के आने के बाद ऑपरेशंस को दुरुस्त करने का काम शुरू होता है, जिसके नतीजे हमें सीधे FY 26 के आंकड़ों में दिखते हैं। बिल्कुल, यहीं से वापसी शुरू हुई। जब हम वित्तीय सुधार की बात करते हैं तो राजस्व 28% बढ़कर 1584.46 करोड़ रुपए हो गया। बहुत बड़ा जंप है। हाँ, और जो कंपनी 1 साल पहले 92 करोड़ से ज्यादा के घाटे में थी, उसने FY 26 में 4.57 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया। मतलब पूरा यू टर्न ले लिया। और अगर कर्ज की स्थिति देखें तो उन्होंने राइट्स इशू के जरिए लगभग 249 करोड़ रुपए जुटाए। इससे उनका कुल कर्ज 24% घट गया। और अब कर्ज कितना रह गया है? अब कर्ज घटकर 301 करोड़ रुपए पर आ गया है।
और उस घटे हुए कर्ज का सीधा असर उस डरावने डेट इक्विटी अनुपात पर पड़ा है, जो 0.93 से गिरकर 0.44 के एक बहुत ही स्वस्थ स्तर पर आ गया है। ये तो आधे से भी कम हो गया। हाँ, और इसी वित्तीय अनुशासन को देखकर ही तो क्रिसिल ने उनकी क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड करके AA स्टेबल और A1+ कर दी। देखिए, ये रेटिंग सिर्फ एक बैज नहीं है, ये भविष्य में और भी सस्ते कर्ज मिलने की पक्की गारंटी है। ये तो हो गई बैलेंस शीट की बात। लेकिन जो चीज मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उनकी माल ढुलाई यानी लॉजिस्टिक्स में हुआ बदलाव। हाँ, वो बहुत दिलचस्प हिस्सा है। रिपोर्ट बताती है कि उन्होंने सुपर प्रोक्योर के ILMS सिस्टम का इस्तेमाल किया। इससे उनके चारों प्लांट्स में 100% पारदर्शिता आ गई। बिल्कुल। और वाहन खोजने के समय में 90% की कमी आई और माल ढुलाई की लागत में 3 से 4% की बचत हुई। अब देखिए, सतह पर देखने पर 3 या 4% बहुत ही छोटा आंकड़ा लगता है। तो मेरा सवाल यह है कि ये सॉफ्टवेयर ऐसा क्या जादू कर रहा है जो एक इंसान फोन पर बात करके नहीं कर सकता? इस 3-4% के पीछे के विज्ञान को आपको समझना होगा। एग्रोकेमिकल एक हाई वॉल्यूम और लो मार्जिन व्यवसाय है। मतलब वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है? हाँ, जब आप 17,000 टन रसायन ट्रकों में भरकर देश के अलग अलग कोनों में 12,500 दुकानों तक भेज रहे हैं ना, तो माल ढुलाई का खर्च करोड़ों में होता है। हाँ, लॉजिस्टिक्स तो महंगा है ही। अब सोचिए, पहले एक लॉजिस्टिक्स मैनेजर फोन पर 10 अलग अलग ट्रांसपोर्टर से मोल भाव कर रहा है। इसमें बहुत समय लगता है और कोई पारदर्शिता भी नहीं होती। सही बात है। सुपर प्रोक्योर का सिस्टम इस पूरी प्रक्रिया को एक लाइव ऑटोमेटेड ऑक्शन या कह लीजिए एक ऑनलाइन नीलामी में बदल देता है। ओ, मतलब एल्गोरिदम खुद तय करता है कि कौन सा ट्रक खाली है और सबसे कम कीमत कौन दे रहा है? एकदम सही। ट्रांसपोर्टर सिस्टम पर सीधे बिड यानी बोली लगाते हैं। इससे न केवल ट्रक जल्दी मिलता है बल्कि बाजार की सबसे प्रतिस्पर्धी कीमत भी उन्हें मिल जाती है। क्या बात है। और जब आप हजारों ट्रकों की बुकिंग पर 3-4% बचाते हैं तो वो सीधा पैसा बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के आपकी शुद्ध मुनाफे यानी बॉटम लाइन में जुड़ जाता है। वो जो 4.57 करोड़ का मुनाफा है ना, उसमें इस तरह की ऑपरेशनल बचतों का बहुत बड़ा हाथ है। ये वाकई एक बहुत ही शानदार उदाहरण है कि कैसे तकनीक सच में जमीन पर पैसे बचाती है। मतलब हम इसे एक दौड़ती हुई कार के पहिए और इंजन को चलते चलते बदलने जैसा मान सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सटीक तुलना है। जहाँ लागत भी कम की जा रही है और रफ्तार भी बढ़ाई जा रही है। लेकिन एक निवेशक के नजरिए से सोचिए जरा। जी बताइए। 26 के लिए शेयर धारकों को कोई डिविडेंड या लाभांश नहीं दिया, तो क्या एक छोटे निवेशक को यह महसूस नहीं होगा कि मुश्किल समय में तो उन्होंने कंपनी का साथ दिया, लेकिन जब मुनाफे की बारी आई तो प्रबंधन ने अपना खजाना बंद कर लिया? क्या ये नाइंसाफी नहीं है? मैं समझ सकती हूँ कि निवेशकों को ऐसा क्यों लग सकता है, लेकिन एक निवेशक को ये भी समझना होगा कि 4.57 करोड़ रुपए का मुनाफा इस विशाल कंपनी के आकार के हिसाब से अभी भी बहुत छोटा है। मतलब अभी मंजिल दूर है। हाँ, ये तो बस वापसी का पहला कदम है। अगर प्रबंधन ये पैसा अभी डिविडेंड के रूप में बांट देता तो ये उनके ही लंबी अवधि के लक्ष्य के खिलाफ होता। तो उनका असर लक्ष्य क्या है? उनका मुख्य उद्देश्य अपनी बैलेंस शीट को पूरी तरह से बुलेट प्रूफ बनाना है। वे इस पैसे को गुजरात के NSCL प्लांट जैसे नए प्रोजेक्ट्स में लगा रहे हैं। अच्छा, री इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी उनका लक्ष्य उस 6,000 मीट्रिक टन की क्षमता का पूरा उपयोग करना है। डिविडेंड ना देना ये स्पष्ट करता है कि कंपनी का प्रबंधन आक्रामक रूप से विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वे केवल निवेशकों को खुश करने के लिए कोई सतही कदम नहीं उठाना चाहते। ये कड़वा लेकिन जरूरी फैसला लगता है। लंबी अवधि की एक बहुत ही स्मार्ट चाल। हाँ, बिल्कुल। लेकिन चलिए अब बात करते हैं उन खतरों की जो अभी भी बाहर मंडरा रहे हैं, क्योंकि उद्योग के जो फंडामेंटल एनालिसिस हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि ये टर्न अराउंड किसी सुरक्षित बुलबुले में नहीं हो रहा है। नहीं, खतरे तो हमेशा रहते हैं। हाँ, सबसे बड़ा खतरा है ग्लोबल प्राइसिंग प्रेशर, मतलब जेनेरिक एग्रोकेमिकल मॉलिक्यूल्स की कीमतों में लगातार आ रही गिरावट। और जब हम इस प्राइस इरोजन की बात करते हैं तो इसमें भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स का भी बड़ा हाथ है ना? एकदम सही कह रहे हैं आप। अमेरिका और चीन के बीच जो व्यापार युद्ध और टैरिफ की स्थिति चल रही है, उसका सीधा असर इन कृषि रसायनों पर पड़ता है। वो कैसे जुड़ा है इससे? देखिए, जब अमेरिका चीनी रसायनों पर भारी टैरिफ लगाता है तो चीन के विशाल कारखानों में बना हुआ जो सरप्लस माल है
वो दुनिया के अन्य बाजारों में डंप होने लगता है। ओह, मतलब माल सस्ता हो जाता है। हाँ, सस्ते चीनी जेनेरिक मॉलिक्यूल्स बाजार में बाढ़ हिला देते हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर कीमतें पूरी तरह क्रैश कर जाती हैं। और NaCl को भी उसी बाजार में बेचना है। बिल्कुल, NaCl जैसी कंपनियों को उसी बाजार में अपने उत्पाद बेचने होते हैं। अगर वे कीमतें कम नहीं करेंगे तो उनका माल नहीं बिकेगा, और अगर कीमतें कम करेंगे तो उनका मार्जिन खत्म हो जाएगा। ये तो वही बात हो गई ना कि आप दुनिया के सबसे अच्छे बीज इस्तेमाल कर सकते हैं, सबसे अच्छा ट्रैक्टर ला सकते हैं, लेकिन आप मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। और इसके अलावा कच्चे माल की कीमतों का उतार चढ़ाव और खेती का मौसम पर निर्भर होना भी तो एक बड़ा फैक्टर है। अगर मानसून कमजोर रहा तो मांग तो अपने आप ही गिर जाएगी। हाँ, मौसम तो भारत में बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मेरा सवाल ये है कि कोरोमंडल का इतना बड़ा वित्तीय और रणनीतिक साया क्या NaCl को इन वैश्विक प्राइस वॉर और मौसम की मार से पूरी तरह सुरक्षित कर सकता है? देखिए, सच कहूं तो कोई भी कॉर्पोरेट साया किसी कंपनी को पूरी तरह सुरक्षित नहीं कर सकता। मौसम और वैश्विक बाजार की ताकतें किसी भी प्रबंधन से बहुत बड़ी होती हैं। लेकिन कोरोमंडल के आने से NaCl के पास अब एक बहुत मजबूत शॉक एब्जॉर्बर आ गया है। शॉक एब्जॉर्बर मतलब झटके सहने की ताकत। पहले जब चीनी रसायनों की डंपिंग होती थी तो NaCl के पास उसका सामना करने के लिए पर्याप्त नकदी या सोर्सिंग पावर नहीं थी। अच्छा। अब वे बड़े पैमाने पर सस्ता कच्चा माल खरीद सकते हैं। उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग अब सिर्फ जेनेरिक मॉलिक्यूल्स पर निर्भर नहीं है। वे पेटेंटेड और उच्च मार्जिन वाले रसायनों के विकास पर ध्यान दे सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा फायदा है। तो हाँ, बाहर तूफान तो आएंगे, लेकिन अब NaCl के पास उस तूफान से गुजरने के लिए एक बहुत बड़ा और स्थिर जहाज है। बहुत खूब। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि NaCl इंडस्ट्रीज की कहानी सिर्फ एक बैलेंस शीट के लाल से हरे होने की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसे बुनियादी ढांचे की कहानी है जो अपनी विशालता के बोझ तले दब रहा था। FY 25 में 92 करोड़ के घाटे और भारी कर्ज ने कंपनी को घुटनों पर ला दिया था। हाँ, लेकिन फिर डीकंपोज एंड डिस्टिल मॉडल के उस ढांचे को कोरोमंडल की रणनीतिक दिशा मिली। उनका मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन और सस्ती पूंजी का सहारा मिला। और इसके साथ ही सुपर प्रोक्योर जैसी तकनीकों से लॉजिस्टिक्स में की गई लागत में कटौती और कर्ज में 24% की कमी ने मिलकर वो जादुई समीकरण बनाया जिसने FY 26 में कंपनी को दोबारा 4.57 करोड़ के मुनाफे तक पहुंचा दिया और साथ ही AA स्टेबल की मजबूत क्रेडिट रेटिंग भी दिलाई। ये सच में एक शानदार वापसी है। हाँ, लेकिन इस वापसी के साथ हम एक विचार छोड़ना चाहेंगे जिस पर आगे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। NaCl अब सिर्फ अपने कर्जों से नहीं लड़ रही है। वे अपने गुजरात के NaCl प्लांट की पूरी 6000 टन क्षमता का उपयोग करने की दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और नए न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट लाइन का भी विस्तार कर रहे हैं। जी। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या भविष्य में NaCl सिर्फ भारत के किसानों का एक भरोसेमंद लोकल ब्रांड बनकर ही आगे बढ़ेगा, या फिर कुछ और? या फिर कोरोमंडल के विशाल संसाधनों और अपनी 17,000 टन की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के साथ क्या ये कंपनी बड़े बहुराष्ट्रीय ब्रांड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यानी CDMO का एक ऐसा खामोश वैश्विक महारथी बन जाएगी जो दुनिया की कृषि रसायन आपूर्ति श्रृंखला को पीछे से नियंत्रित करेगा? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। क्या ये मुनाफा सिर्फ एक बचाव अभियान था या वैश्विक स्तर पर छा जाने की एक नई और आक्रामक शुरुआत? इसी सवाल के साथ हम आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। इस कंपनी के अगले कदमों पर नजर बनाए रखना वाकई बहुत दिलचस्प